डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 4 इंग्लिश स्कोर का। इससे पहले 3 सेट आपके लिए करा दिए गए हैं, तो चलिए इस सेट को देखते हैं। इस सेट में एक अनसीन पैसेज है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये ए यंग फादर वाज विजिटिंग एन ओल्डर नेबर। तो यहाँ पर जो है सिंपल सा पैसेज है, आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक जो है यंग फादर थे, यानी कि अभी यंग पिताजी थे। वो युवा पिताजी बोल सकते हैं। वह युवा पिता जो है एक बड़े या फिर पुराने पड़ोसी से मिलने गए, और दे वर स्टैंडिंग इन द ओल्डर्स मैन गार्डन। और जो है वो उस बूढ़े आदमी जिससे मिलने गया था, उस बूढ़े आदमी के गार्डन में खड़े थे, टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन, और बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। द यंग मैन सेड हाउ स्ट्रिक्ट शुड द पेरेंट्स बी विद देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे पूछा गया था कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ में कितना सख्त होना चाहिए। इस फादर ने उस ओल्डर आदमी से पूछा। द द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू ए स्टिंग बिटवीन ए बिग स्ट्रॉन्ग ट्री। है ये ट्री, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ट्री एंड ए थिन यंग वन। तो जो बूढ़ा आदमी है उसने एक जो है ओल्डर स्ट्रिंग, यानी कि एक मजबूत पेड़ और एक पुराने पेड़ से बंधे हुए स्ट्रिंग यानी तार के ऊपर संकेत किया और बोला प्लीज यूनाइट द स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग को या दोनों तार को जो है एक साथ इकट्ठा करो। और द यंग मैन यूनाइटेड इट, और यंग मैन ने जो है उसको इकट्ठा किया, एक साथ जोड़ा। एंड द यंग ट्री बेंट ओवर द वन साइड, और जो यंग ट्री था, युवा ट्री था, वो जो है एक तरफ बेंट हो गया, क्योंकि इसमें क्या करा, इसने दोनों तरफ से तार खींचे। मतलब एक तार जो है, मान लीजिए एक पेड़ है आपका यहाँ पर, एक पेड़ है यहाँ पर, और यहाँ से स्ट्रिंग खींच के इसको खींच रहे हैं और इसको खींच रहे हैं। तो ये जो है ये टेढ़ा था, तो ये सीधा ऐसे हो गया स्ट्रेट। और ये भी जो थोड़ा बहुत झुका हुआ था, ये भी का सीधा। यहाँ पर जो ये बात हो रही है, बेंट ओवर द वन साइड, द यंग मैन यूनाइटेड इट एंड द यंग ट्री बेंट ओवर द वन साइड, और जो है ट्री मुड़ गया। नाउ टाई इट अगेन प्लीज, और जो है बूढ़े ने बोला कि इसको दोबारा बांधो, सेड द ओल्ड मैन, बट फर्स्ट पुल द स्ट्रिंग टाइट टू सो दैट द यंग ट्री इज स्ट्रेट अगेन। लेकिन इससे पहले कि तुम इतना टाइट कर लो इसको कि तुम्हारा जो यंग ट्री है वो बिल्कुल सीधा रहे। द यंग मैन डिड दिस, तो यंग पिता ने, जो यंग आदमी था जो मिलने गया था बूढ़े से, उसने उसको ऐसा ही किया। देन द ओल्डर मैन सैड, तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इट इज़ द सेम विद द चिल्ड्रेन, यही बच्चों के साथ होता है। यू मस्ट बी स्ट्रिक्ट विद देम, तुम्हें उनके साथ सख्त होना ज़रूरी है। बट समटाइम्स यू मस्ट यूनाइट द स्टिंग टू सी हाउ दे आर गेटिंग ऑन, और कभी कभी तुम्हें जो है उनको ढील दे देनी चाहिए, या जो है छोड़ देना चाहिए। अगर इफ़ दे आर नॉट येट एबल टू स्टैंड अलोन, अगर वो छोड़ने के बाद खड़े होने के काबिल नहीं है, यू मस्ट टाई द स्ट्रिंग टाइट देम अगेन, और तुम जो है अगर वो खड़े होने के काबिल नहीं है तो आप उसको फिर से स्ट्रिंग से बांधो। बट वेन यू सी फाइंड दैट दे आर रेडी टू स्टैंड अलोन, लेकिन जब तुम उसको देखते हो कि वो अकेले खड़े होने लायक हो गए हैं, तो यू कैन टेक द स्टिंग अवे, तो तुम जो है उस रस्सी को जिसके सहारे तुमने उनको खड़ा कर रखा है या बांधा है उसको हटा सकते हो। इस तरह का एक थोड़ा सा समझदारी भरा पैसेज है। और यहाँ पर जो है बड़े और बुजुर्ग की बात हो रही है बच्चों के बारे में, और यहाँ पर इसी तरह से बताया जा रहा है कि बच्चों के साथ कितना सख्त और कितना ढील देना चाहिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो देखिए, ये यहाँ पे क्या पूछा गया, ए यंग फादर वाज विजिटिंग। तो अभी अभी हमने पढ़ा यंग फादर कहाँ गए, एक ओल्ड नेबर के पास में, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू द स्ट्रिंग बिटवीन, तो उसने टू ट्रीज के बीच में जो है स्ट्रिंग को जो है क्या करा, यहाँ पे जैसे आपका ये ट्री है और ये ट्री है, इस ट्री के बीच में जो ये स्ट्रिंग है इसको पुल करने को बोला, ये वाली ट्री। ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द यंग मैन सेड हाउ स्ट्रिक्ट शुड पेरेंट्स बी विद देयर सन, विद देयर। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है, युवक ने कहा माता पिता को के साथ कितना सख्त होना चाहिए। यहाँ पे जो है कैसा आना चाहिए, क्या, सॉरी, द यंग मैन सेड हाउ स्ट्रिक्ट शुड पेरेंट्स बी विद देयर, तो माता पिता को किसके साथ सख्त होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चिल्ड्रेन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द यंग मैन यूनाइटेड द स्ट्रिंग द यंग ट्री डैश टू वन साइड, तो क्या हो गया, एक तरफ बेंट हो गया ना, तो बेंड ओवर हो गया, सारा पैसेज में लिखा हुआ है। उसके बाद में बोथ द पर्सन्स वर स्टैंडिंग इन द, तो वो दोनों के दोनों पर्सन गार्डन में खड़े थे, ये हमने दूसरे लाइन में ही पढ़ा।
वाइल मेकिंग नोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट यूज्ड। तो नोट बनाते समय जो है इनमें से कौन सा जो है नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। वाइल मेकिंग नोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट यूज। तो उपयोग किसका नहीं किया जाता नोट्स बनाते समय, तो हेडिंग, सब हेडिंग और एब्रिविएशन तीनों नोट्स मेकिंग में यूज़ होते हैं। क्लॉजेज जो होता है ये यूज़ नहीं होते हैं, मैंने आपको पहले वाले सेट में भी बताया है, ठीक है। तो खंड जो है नहीं बनाते हैं, क्लॉजेज मतलब होता है खंड। इसके बाद में आते हैं नोट शुड बी इन डैश फॉर्म। तो नोट्स कैसे होने चाहिए, तो नोट्स जो होने चाहिए एब्रीविएटेड होना चाहिए। एब्रीविएशन हम यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका अगर हम और बोले तो इसको संक्षेप बोल सकते हैं, ठीक है। संक्षेप में होना चाहिए। नरेटिव मतलब होता है आपका कि एक कथा के रूप में, कथा के रूप में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया वर्णनात्मक, वर्णनात्मक नहीं होना चाहिए। शॉर्ट मतलब जो है थोड़ा या छोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एब्रेविएटेड होना चाहिए, यानी कि संक्षिप्त होना चाहिए। उसके बाद में है लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन टू। तो लेटर्स टू एडिटर्स किसको लिखा जाता है, तो न्यूज़पेपर वालों को लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले वाले मॉडल पेपर में मैंने कराया है। एन इनफॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद। तो एक इनफॉर्मल लेटर जो है वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, दोनों लेटर जो है सेंडर्स एड्रेस से स्टार्ट होते हैं। सेंडर्स एड्रेस आएगा, उसके बाद में क्या आता है आपका जो है रिसीवर्स डेट आता है, और उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस। तो पहले सेंडर्स एड्रेस, और सेंडर्स एड्रेस के बाद में डेट, और डेट के बाद में रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद में सब्जेक्ट। इन फॉर्मल लेटर डेट इज प्लेस। तो डेट जो है ये बिलो द सेंडर्स एड्रेस होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस। तो ये सही है, क्योंकि सेंडर्स से नीचे और रिसीवर के ऊपर लिखा जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें पूछा गया है आपसे द पर्पस ऑफ इनविटेशन इज। तो इनविटेशन का क्या पर्पस होता है, निमंत्रण का पर्पस ही निमंत्रण होता है, इनवाइट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद। तो एक फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होता है, तो वही सेंडर्स के नेम से, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो। सेंडर्स नेम पहले आएगा, उसके बाद में डेट आएगा, उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस आएगा। तो सेंडर्स और रिसीवर एड्रेस के बीच में आता है डेट, यही है क्वेश्चन यहाँ पे आंसर हमने दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। बस चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑफ व्यू। जंबल वर्ड्स हैं यहाँ पे। एन एप्पल डे डैश ए अवे डॉक्टर, ये वाला तो बहुत सिंपल है। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, सिंपल सा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम इज अ डैश ह्यूमरेबल मैन। तो यहाँ पे कैसा आंसर आ जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, राम इज अ डैश ऑनरेबल मैन। तो कैसा है, अब मैंने आपको बताया था कि एच से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन एन आ जाएगा, है ना। राम इज ऑनरेबल मैन, यानी कि राम जो है वो क्या है आपका एक माननीय व्यक्ति है। इसके बाद में सी वॉज डैश ए बुक वैन द बॉल बेल रेंग। सी वाज डैश ए बुक वैन द बेल रेंग। जब घंटी बजी तो क्या कर रही थी, सी वाज राइटिंग ए बुक, ठीक है। तो वो एक किताब लिख रही थी जब घंटी बजी। के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए फ्यू लीव्स डैश। तो यहाँ पर जो है आर टर्निंग रेड, यहाँ पर आपका बुक से क्वेश्चन है, ए फ्यू लीव्स आर टर्निंग रेड या टर्निंग येलो। आपको याद होगा कि क्या बताना है इसमें, यहाँ पे आ जाएगा ए फ्यू लीव्स आर टर्निंग रेड या टर्निंग येलो, ये आपको कंफर्म बताना है। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, टर्निंग येलो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेट में भी कराया था, आपको याद भी होना चाहिए। इसके बाद मिस्टर ब्राउन वाज डैश टीचर। तो मिस्टर ब्राउन वाज डैश टीचर, क्या टीचर थे वो मिस्टर ब्राउन। तो क्या आंसर हो जाएगा, आपको सेट में भी बताया मैंने, तो आंसर हो जाएगा हिस्ट्री टीचर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रीड फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग। 18 से 21 तक। यहाँ पे व्हेन डिड चाइल्डहुड गो, यहाँ पर जो है आपका पैसेज दिया गया है, बुक से आपको अच्छे तरह से याद है। अब यहाँ पे जो है आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे पैसेज जो है आपको ज़रूर याद रखना है, कि आपका जो भी चैप्टर से आए तब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, तो मेरा बचपन कब गया, इस तरह से ये है। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रिकॉल माइंड। क्या यह तब था जब मैंने पाया कि मेरा मन जो है सचमुच मेरा है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, और मैं जो भी तरीका चुनता हूँ उसका उपयोग करने के लिए। और प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और ऐसे विचार उत्पन्न करने के लिए जो कि दूसरे नहीं कर सकते, ठीक है। बट was that the day my own and mine alone। लेकिन क्या वह दिन था जब मेरा
ये मेरा ही वो अकेला रह गया। तो यहाँ पे जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसी में से पूछा गया है, इन चाइल्डहुड वी डू नॉट हैव। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? हमारा पर आवन थॉट्स जो है वो नहीं होते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद व्हाट डज द पोएट एसोसिएटेड चाइल्डहुड? तो इंडिविजुअली। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया आपको पता है? इन चाइल्डहुड वी डू नॉट हैव। यहाँ क्या पूछा गया? बचपन में हमारे पास नहीं है, तो क्या है? आवर थॉट्स। तो हमारे पास हमारे विचार नहीं है ना। खेलने की आज़ादी तो होती है, फ्रीडम ऑफ एक्ट होता है, ठीक है, कुछ भी करने की आज़ादी। यूनिक थॉट्स नहीं होते हैं। उसके बाद में आपका 19 नंबर, विद वॉट डज द पोएट एसोसिएटेड चाइल्डहुड एडल्टहुड? तो यहाँ पर जो है एडल्टहुड के बारे में, एसोसिएटेड किससे, कभी जो है एडल्टहुड को किससे जोड़ता है? एसोसिएट मतलब जोड़ना होता है, तो किससे जोड़ता है? अपने व्यक्तित्व से जोड़ता है, इंडिविजुअलिटी से। उसके बाद जो है आपका 20वां क्वेश्चन, चाइल्ड हुड इज लॉस्ट व्हेन वी अटेन। तो हम क्या अटेन करते हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बचपन खो जाता है जब हम क्या प्राप्त करते हैं? तो मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता, जो हम मतलब बड़े हो जाते हैं तो हम जो है चाइल्डहुड खो देते हैं। उसके बाद में द पोएट सीम्स टू एक्सप्रेस हिज। तो यहाँ पर जो है कभी अपनी बात व्यक्त करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सरप्राइज्ड, है ना। यहाँ पे जो है सरप्राइज, आश्चर्यजनक। इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पे पूछा गया, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ बीन मैंशनड इन द पोएम द लेबरम टॉप? तो इस द लेबनम टॉप में, कविता में जो है वर्ष के किस महीने का जो है बात की गई है? तो आपको अच्छी तरह से याद है, मैंने पहले वाले सेट में भी कराया गया, सितंबर। और देयर वाज नो साइन ऑफ डैश बिटवीन फादर एंड सन। तो क्या साइन नहीं था दोनों के बीच में? अंडरस्टैंडिंग का। ये भी मैंने आपको सेट में कराया है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन। और जो है यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि मैं अपने मूल को वापस जीवन देता हूँ, मेरे मूल को जीवन वापस देता हूँ, यानी कि मेरा आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, जो भी उसका उत्पत्ति हुआ है। हु इज़ द सेप्टस? तो यहाँ पे जो है सेप्टस कौन है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो आंसर हो जाएगा हमारा द सॉन, ठीक है, जो दिखाया गया वो। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में द गोल्ड फिंच केपरिंग चेंजेस इनटू विस्परिंग्स बिकॉज। तो जो है गोल्ड चिप चहकती हुई या फुसफुसाहट में बदल जाती है, कैसे? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा? इट हैज़ डन इट्स जॉब, इसलिए वो अपना काम कर दिया, इसलिए। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है व्हाट इज़ द वर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड टू? तो यहाँ पर जो है पक्षी की गति की तुलना किससे की गई है? तो द टू द मूवमेंट ऑफ लिजर्ड, किससे? छिपकली के मूवमेंट से, छिपकली की चाल से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है आपका पूछा गया है, द वर्ड ट्रांजिएंट शोज। ट्रांजिएंट का मतलब क्या शो करता है, ये आपको बताना है। ट्रांजिएंट मतलब मैंने कल भी बताया था आपको पहले वाले सेट में, क्षणिक यानी कि तनिक भर के लिए। तो यहाँ पे जो है क्या आंसर आ जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा द मोमेंट्री और एम्फेरियल लाइफ, यही आपका, इसका भी मतलब भी क्षणिक और पल भर का जिंदगी, ठीक है। इसके बाद में आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशल वोट ऑफ ऑथर वॉज। तो स्पेशल वोट ऑफ ऑथर का जो था उसका क्या नाम था? वेव वॉकर। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका 200 ईयर्स अगो द वर्ल्ड वॉइस वॉज मेड बाई। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? 200 साल पहले विश्व यात्रा की गई किसके द्वारा? तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा आपका? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। तो यहाँ पे जो है आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, द वेट ऑफ द वेव वॉकर वॉज। तो यहाँ पर वेव वॉकर जहाज था उसका जो है वजन आपसे पूछा गया है, तो कितना आएगा इसका आंसर? 20 टन। इसके बाद में है रॉक गार्डन फीचर्ड ऑन द कवर्स ऑफ द स्पेशल इशू ऑफ। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पूछ रहा है कि रॉक गार्डन फीचर्ड ऑन द कवर्स ऑफ द स्पेशल इशू ऑफ। रॉक गार्डन जो है विशेष अंक के कवर पर चित्रित किया गया, तो किस विशेष अंक पर किया गया? यानी कि यहाँ पे देखिए रॉक गार्डन फीचर्ड ऑन, फीचर्ड मतलब चित्रित करना या प्रसारित करना, या फिर कहाँ पे उसको प्रस्तुत किया गया? ऑन द कवर ऑफ द स्पेशल इशू ऑफ रॉ विजन, रॉ विजन के स्पेशल इशू पे किया गया। उसके बाद है आपका नेक चंद वाज ऑनर्ड बाय द स्विस कमीशन फॉर। तो नेक चंद जो है ये स्विस आयोग द्वारा सम्मानित किया गया था, तो कौन सा था वो? इन यूएनएस को, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिल्क रोड इज ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ऑथर्स विजिट टू
तो यहाँ पर जो क्या पूछा गया है, यहाँ पूछ रहा है कि सिल्क रोड लेखकों की यात्रा एक विस्तृत विवरण है, तो किसका विस्तृत विवरण है ये, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा माउंट कैलाश का। तो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर इज, तो द एडवेंचर के जो ऑथर है यानी लेखक हैं उसका नाम आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जयंत नार्लिकर। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टॉप लो डज नॉट लाइक द, तो टॉप लो जो है किसको नहीं लाइक करता था, ग्रीक नाटक को, है ना, तो ग्रीक प्ले जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया है, द ऑथर रीच माउंट कैलाश फॉलोइंग द डैश, तो किसके द्वारा गया वो, कैसे पहुंचा, यहाँ पे सीधी सीधी बात है, लेखक निम्न में से के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे, किसके साथ पहुंचे या किसके द्वारा पहुंचे, सिल्क रोड के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अल्बर्ट फादर वांटेड हिम टू पास, तो अल्बर्ट के पिता चाहते थे कि वो पास हो, तो किस में हो, स्कूल डिप्लोमा में, है ना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका, अल्बर्ट आस्क यूवी टू अरेंज हिम ए, तो अल्बर्ट ने जो है यूवी को किसकी व्यवस्था के लिए कहा, तो क्या आंसर आ जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका 39 नंबर, मिसेस मॉर्गन वाज एक्सेप्टिंग हर डैश चाइल्ड, तो उसका फर्स्ट चाइल्ड की जो है उनकी कामना थी, यानी कि मिसेस मॉर्गन जो है वो उम्मीद कर रही थी अपने पहले बच्चे की। उसके बाद जो है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी बर्थ, तो बर्थ कहानी के लेखक कौन है, इनका नाम बताना है, तो एज एन कॉर्निन है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 40 प्रश्नों के सेट नंबर 4 कंप्लीट देख लिया इंग्लिश स्कोर का। आपके सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं अभी चल रहे हैं, और इनको पढ़ लिया तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।